नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। पाश्चात्य दार्शनिकों के जीवन परिचय की एक श्रृंखला हमने शुरू की थी। उसमें सिर्फ एक ही वीडियो अभी तक हम पढ़ पाए थे, प्लेटो का। उस वीडियो के बाद काफी लंबा अंतराल हो गया। चलिए उसी अंतराल को भरते हुए एक दार्शनिक का जीवन परिचय और पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जिस दार्शनिक का जीवन देखेंगे उनका नाम है अरस्तु। आइए शुरू करते हैं। कुछ दार्शनिकों ने नियति को अंधा कहा है और कदाचित ये ठीक भी है। उसके राज्य में अक्सर सब उल्टा ही देखने में आता है। प्लेटो अपने गुरु सुकरात का इतना कृतज्ञ रहा कि खुद अपने नाम से उसने कभी कुछ भी नहीं लिखा और संसार को जो कुछ भी नए विचार दिए सब अपने गुरु के ही मुंह से कहलवाए। उसका बदला ये मिला कि उसके अपने शिष्य अरस्तु ने उसे सदा अपमानित किया और यहां तक कह दिया कि प्लेटो के मर जाने से दर्शन का जनाजा नहीं उठ जाएगा। और जब प्लेटो सचमुच मर गया तब भी वो उसके विचारों का खंडन करता रहा, जबकि मौत के बाद लोग बुरे आदमी की भी प्रशंसा करने लगते हैं। अब फिर नियति की कारगुजारी देखिए कि अपने गुरु को जीवन भर भला बुरा कहने वाले अरस्तु को उसके अपने शिष्यों हेर्मियास और सिकंदर से इतना ज्यादा सम्मान और सहायता मिली जिससे वो अरस्तु बन सका और अगले 2000 साल तक संसार के सर्वोत्तम दार्शनिक वैज्ञानिक के रूप में प्रख्यात रहा। हेर्मियास ने, जो ग्रीक के एक नगर राज्य का स्वामी था, गुरु के उपकारों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए अपनी बहन ही उससे ब्याह दी। इस कारण अरस्तु राजकुमारी का पति कहलाया और विशेष राजकीय सम्मान का भाजन हुआ। सिकंदर ने, जो यद्यपि अपने गुरु के उपदेशों को ठीक से समझ भी न सका, उसकी संस्था लाइसियम को करोड़ों रुपए की सहायता दी तथा संसार के प्रत्येक देश में से अरस्तु के लिए सभी प्रकार के पशु पक्षी तथा विभिन्न नूतन सामग्री ढूंढ ढूंढ कर लाने के काम पर हजारों कर्मचारी नियुक्त किए। उसने लाइसियम में अरस्तु की सहायता करने के लिए भी कर्मचारियों की एक सेना जुटा दी तथा एथेंस में उसकी एक विशाल मूर्ति बनवाकर स्थापित करवाई। शिष्यों की इसी उदार सहायता का परिणाम ये हुआ कि अरस्तु लगभग 400 एकदम महर्षि व्यास जी की तरह ग्रंथों का रचयिता कहा जाता है। और यद्यपि आज उनमें से अधिकांश नष्ट हो चुके हैं, फिर भी जितने शेष हैं वे एक विशाल पुस्तकालय के बराबर तो है ही और चिरकाल तक अरस्तु की कीर्ति को अमर बनाए रखने में सक्षम हैं। निश्चय ही ग्रंथों की इतनी बड़ी संख्या अरस्तु की अपनी लेखनी से निर्मित नहीं हुई होगी, जैसी व्यास की रचनाओं की स्थिति है, और प्रत्यक्ष रूप से उनका लेखन अरस्तु का शिष्य समुदाय ही रहा होगा, परंतु फिर भी उनका मस्तिष्क और आत्मा अरस्तु ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। अरस्तु के इस विपुल लेखन में आसमान के नीचे और धरती के ऊपर पनपने और पैदा होने वाले संसार के सभी विषय आ जाते हैं। उसने तर्कशास्त्र पर लिखा है, आत्मा और ईश्वर पर लिखा है, भौतिकी और खगोल विद्या पर लिखा है, प्राणी शास्त्र पर लिखा है, मनोविज्ञान और कला पर लिखा है, नीति और जीवन शास्त्र पर लिखा है, राजनीति, शिक्षा और विवाह पर लिखा है। यही नहीं, पुस्तकालय विज्ञान पर भी उसका योगदान है। इसमें से अनेक विषयों का तो वो जन्मदाता ही है। प्राणी शास्त्र आदि वैज्ञानिक विषय तो उसके पहले नहीं के बराबर थे। अपने विशाल संग्रहालय की सहायता से उसने इन विषयों पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसका संग्रहालय इतना बड़ा था कि आज के लोग आश्चर्य करते हैं कि उसे जैवी विज्ञान का सिद्धांत क्या नहीं सूझ गया, जो अभी गत शताब्दी में ही डार्विन और स्पेंसर को सूझा। जो हो, अरस्तु ने ज्ञान के विविध अगोपागों को वैज्ञानिक ढंग से देखा, परखा, नए अगों की शोध की तथा उन सब में एकता की प्रतिष्ठा की। अरस्तु के 2000 साल बाद स्पेंसर ही ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने कुछ अंशों में ज्ञान के अनेक अंगों को देख समझकर उन्हें एक सूत्र में पिरोने की चेष्टा की। यदि हम इस बात का भी ध्यान रखें
कि अरस्तु के समय में आविष्कार एकदम नहीं के बराबर थे। प्रयोग करने तक की पद्धति का जन्म नहीं हुआ था और केवल देखते रहकर ही किसी वस्तु या विषय के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती थी। इन वैज्ञानिक प्रयोगों के अभाव के बावजूद अरस्तु के द्वारा किए गए तमाम शोध जानकारियां किसी विस्मय से कम नहीं हैं। अरस्तु से सिकंदर की पहली मुलाकात तब होती है जब वो मात्र 13 वर्ष का था। उसके पिता फिलिप ने अरस्तु को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए बुलाया। सिकंदर अपने बाप का योग्य बेटा था। उसका चरित्र बचपन से ही इस कार्य के बिल्कुल उपयुक्त था, क्योंकि उसमें वीरता के सभी गुण तथा दुर्गुण बखूबी विद्यमान थे। प्रत्येक नई वस्तु को जान लेने की इच्छा तथा कुछ कर गुजरने की अदम्य आकांक्षा उसकी रग रग में भरी हुई थी। वो किसी के भी काबू में नहीं आता था। जंगली और खूंखार घोड़ों को वश में करना उसके लिए एक मनोरंजन था, फिर वो एक भले विचारक तथा सज्जन दार्शनिक के काबू में कैसे आ सकता था। अरस्तु इस उबलते हुए ज्वालामुखी पर कभी नियंत्रण नहीं पा सका, परंतु उसने उसके सब कामों का हार्दिक समर्थन किया। उसने सिकंदर के भीतर संपूर्ण विश्व के राजनीतिक एकता स्थापित करने वाले व्यक्ति की प्रतिभा देखी। कालांतर में यह सही साबित हुई। फिलिप ने ग्रीक के लोकतंत्र का नाश किया था, इसीलिए सभी स्वतंत्रता प्रेमी ग्रीक जन, विशेष रूप से एथेंस वासी, उसके विरुद्ध हो गए थे। अरस्तु को भी उनका समर्थक पाकर वे अरस्तु के भी शत्रु हो गए। सिकंदर ने भी 2-3 साल से अधिक अरस्तु की शिष्यता स्वीकार नहीं की। इसीलिए अरस्तु एथेंस लौट आया और अपने लाइसियम के काम में मन लगाने लगा। यहां उसे जीवन भर शत्रुओं के मध्य संघर्ष करते हुए रहना पड़ा, फिर भी वो सिकंदर का ही समर्थन करता रहा। प्रसिद्ध नेता और वक्ता डेमेस्थीनीज के नेतृत्व में एथेंस वासी विरोधी आंदोलनों का संगठन करते थे। तभी अचानक भारत आक्रमण से लौटते हुए सिकंदर मर गया, जिसके परिणाम स्वरूप एथेंस स्वतंत्र हो गया। एथेंस की स्वतंत्रता का परिणाम अरस्तु के नगर त्याग के रूप में हुआ, क्योंकि उसका सहारा ही टूट गया था। उसके सब साथी और सहयोगी भी उससे बिछड़ गए थे। वो नितांत अकेला रह गया, इसीलिए वो भी एथेंस छोड़कर कैलसस चला गया। इस समय उसे अपार दुख सहन करने पड़े। अरस्तु का लाइसियम प्लेटो की एकेडमी से अनेक अर्थों में भिन्न था। अकादमी में जहां गणित, राजनीति और दर्शन पर जोर दिया जाता था, वहां लाइसियम में जीव विज्ञान तथा अन्य प्राकृतिक विज्ञानों को महत्व प्राप्त था। यहां विद्यार्थी भी बहुत थे और उनके समुचित संचालन के लिए कुछ नियम आदि भी बनाए गए थे। हर हफ्ते या 10 दिन बाद एक विद्यार्थी संस्था का नियंत्रक चुना जाता था। फिर भी अनुशासन कड़ा नहीं था और छात्र घूमते फिरते गुरु से विचार विनिमय करते रहते थे। अरस्तु की रचनाएं मुख्यतः 3-4 भागों में विभाजित की जा सकती हैं। पहले भाग में तर्कशास्त्र की पुस्तकें आती हैं, जैसे कैटेगरीज, पोस्टीरियर एनालिटिक्स, सोफिस्टिकल रिफ्यूटेशन आदि। दूसरे में वैज्ञानिक कृतियां यथा फिजिक्स, मीटेरियोलॉजी, नेचुरल हिस्ट्री, द पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, द जनरेशन ऑफ एनिमल्स, ऑन द हेवेंस, ऑन द सोल, ग्रोथ एंड डिके आदि। तीसरे में पोइटिक्स, रेटोरिक्स आदि सौंदर्य शास्त्र विषयक रचनाएं आती हैं और चौथे में एथिक्स, पॉलिटिक्स, मेटाफिजिक्स आदि दार्शनिक विषयों के ग्रंथ। इनकी सूची से ही आश्चर्य होता है, किसी भी एक व्यक्ति ने इतने विविध विषयों पर कैसे लिखा होगा। अरस्तु ने साहित्यिक वार्ताएं भी लिखी थीं, परंतु वे इतनी अच्छी नहीं थीं और अब प्राप्त भी नहीं हैं। प्लेटो से अरस्तु की रचनाओं में एक स्पष्ट अंतर देखने में आता है। प्लेटो की रचनाएं जहां सुललित भाषा में है और सौंदर्य शास्त्र से प्रभावित है, वहां अरस्तु की रचनाओं में मनोरंजन और मिठास का नितांत अभाव है।
और उसके स्थान पर एक खास किस्म की ठोस वैज्ञानिकता है। पहले वो चुने हुए शब्दों में समस्या को प्रस्तुत करता है, फिर उस विषय पर अब तक उपलब्ध सब मतवादों की आलोचना करता है, अपनी आलोचनाओं को अधिक से अधिक तथ्यों से पुष्ट करता है और तब अंत में अपने मत की बड़े स्पष्ट शब्दों में स्थापना करता है। उसकी सब महत्वपूर्ण पुस्तकों का ढंग प्रायः इसी प्रकार का है। फिर भी उसके कई ग्रंथ बहुत अपूर्ण से भी हैं और कई में जल्दबाजी भी की गई प्रतीत होती है। उसकी कई किताबें पाठ्य पुस्तकों जैसी भी हैं जो शायद लाइसियम में इसी उपयोग में आती हों। इन पुस्तकों में उसके शिष्य प्रशिष्य संशोधन परिवर्तन करते रहे और पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उसका पहला संस्करण एड्रोनिकस ने प्रकाशित किया। इसी के आधार पर बाद में और संस्करण तथा अनुवाद प्रकाशित होते रहे। इस कारण उसकी मूल रचनाओं में हेर फेर हो जाना स्वाभाविक लगता है। अरस्तु को पाश्चात्य तर्कशास्त्र का जनक कहा जाता है। सुकरात और प्लेटो ने भी यद्यपि इस विषय पर काफी लिखा है, परंतु अरस्तु ने ही पहले पहल उसका शास्त्र और नियम आदि बनाए। यद्यपि ये विषय बड़ा जटिल और शुष्क है, परंतु अत्यंत आवश्यक भी है। किसी बात को ढंग से कहने पर उस विषय की बहुत सी बहस और अनावश्यक चर्चा अपने आप खत्म हो जाती है। अतः इसमें परिभाषाओं का बड़ा महत्व होता है। अरस्तु ने सही परिभाषा के दो भाग बतलाए हैं। उस वर्ग का विवरण जिसमें वस्तु संबद्ध है, जैसे मनुष्य एक पशु श्रेणी का प्राणी है। फिर वर्ग की अन्य वस्तुओं की तुलना में प्रस्तुत वस्तु की विशेषता और अंतर, जैसे मनुष्य बुद्धि संपन्न पशु है। तर्कशास्त्र के ही कई पक्षों पर अरस्तु ने प्लेटो का जोरदार खंडन किया। विज्ञान अरस्तु का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उसमें भी जीव विज्ञान पर उसका कार्य बड़ा क्रांतिकारी है। अपने विशाल चिड़ियाघर में घूमते फिरते वो सोचा करता था कि जीवन के ये विविध रूप एक दूसरे से परस्पर संबद्ध हैं और शायद एक दूसरे से क्रमशः बहुत आगे भी हैं। उसने देखा कि जिन प्राणियों में जीवन की मात्रा सबसे कम है वे प्रायः अचेतन ही हैं। फिर उसमें धीरे धीरे जीवन या चेतना का परिमाण बढ़ता जाता है। इससे कुछ बातें और भी स्पष्ट होती हैं कि जीवन की बुद्धि जटिलता की ओर है, कि इस जटिलता के साथ साथ बुद्धि का परिमाण भी बढ़ता जाता है, कि बुद्धि क्रमशः प्राणी के सभी क्रियाकलापों पर नियंत्रण स्थापित करती जाती है। वो जैवी विकास के सिद्धांत को नहीं पकड़ सका और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के विचार का भी, जो उससे पहले एम्पिडोक्लीज प्रकट कर चुका था, खंडन किया। उसने मस्तिष्क को रक्त ठंडा करने का यंत्र घोषित किया। उसने ये भी कहा कि स्त्रियों के दांत पुरुषों से कम होते हैं। इस तरह की उसने बहुत सी गलतियां की, परंतु इनसे कहीं ज्यादा सही बातें भी कहीं। जैसे उसने बताया कि प्राणी का जीवन प्रकार उसके भोजन पर निर्भर करता है और अपना अपना विशेष भोजन प्राप्त करने के लिए ही वे विशेष ढंगों की जीवन शैली अपनाने को बाध्य होते हैं। उसने बताया कि पक्षियों तथा सर्प श्रेणी के प्राणियों में आंतरिक आकृति की समानता होती है। उसने बताया कि बंदर चौपायों तथा मनुष्यों के बीच की स्थिति का प्राणी है। उसने ये भी बताया कि कोई प्रजाति या व्यक्ति जितना ज्यादा विकसित और विशेषता युक्त होगा उतनी ही कम उसकी संतति होगी। 2000 साल बाद स्पेंसर ने भी ये बात बताई। उसने और भी बहुत सी बातें बताई जिनका कुछ समय बाद खंडन किया गया, परंतु और भी कुछ समय बाद जिन्हें वैज्ञानिक आविष्कारों के आधार पर स्वीकार कर लिया गया। भ्रूण विज्ञान पर भी अरस्तु का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उसने मुर्गी के अंडों को विभिन्न अवस्थाओं में तोड़कर भ्रूण के विकास का बहुत सूक्ष्म अध्ययन प्रस्तुत किया। प्रजनन शास्त्र के संबंध में भी अरस्तु ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रखे। एक गोरी स्त्री ने किसी नीग्रो से विवाह किया
और उनकी संतानें सब गोरी हो गईं, परंतु दूसरी पीढ़ी में वे सब काली हो गईं। इस पर अरस्तु ने प्रश्न रखा कि पहली पीढ़ी में ये कालापन कहां छिपा रहा। 19वीं शताब्दी में किए गए मेंडल के प्रयोग इससे एक ही कदम आगे थे। किसी ने सच कहा है, सही सवाल रखना ही समस्या का आधा हल पा लेना होता है। भौतिकी के संबंध में अरस्तु की रचना उतनी सबल नहीं है। उसमें विषयों का विवेचन जरा ज्यादा दार्शनिक ढंग से किया गया है। पदार्थ, गति, आकांश, काल, अनंत आदि से अरस्तु इसमें आगे नहीं बढ़ सके हैं। लेकिन अरस्तु ने यह स्वीकार किया है कि प्रकृति में अवकाश या शून्य नहीं होता। खगोल विद्या के विषय में भी अरस्तु ने कोई विशेष बात नहीं कही, बल्कि उसने कई सही बातों का खंडन किया। जैसे पैथागोरस के इस कथन का उसने तीव्र विरोध किया कि सूर्य सब ग्रहों का केंद्र है। यह सम्मान उसने अपनी धरती को ही प्रदान किया। ग्रह नक्षत्रों पर अपनी पुस्तक में उसने अनेक मनोरंजक बातें कही हैं। उसमें इस संसार तथा उसके जीवन को चक्रानुसारी बताया है। सूर्य सदा ही समुद्र को सोखता रहता है, नदियों और झरनों को सुखाता है और फिर यही जल बादल बनकर बरसता है और नदियों तथा समुद्रों को फिर भर देता है। परिवर्तन सर्वत्र हो रहा है, भले ही वो दिखाई न देता हो। सभ्यताएं बनती हैं, बिगड़ती हैं और पुरानी की राख पर फिर नई सभ्यता खड़ी हो जाती है। इसीलिए पुराने आविष्कार फिर दोहराए जाते हैं। पुराने धर्म और मान्यताएं फिर चल पड़ती हैं। इस तरह मनुष्य की कहानी एक घेरे में घूमती रहती है। अरस्तु के सृष्टि और ईश्वर संबंधित तत्वज्ञान का जन्म भी उनके जीव विज्ञान से ही हुआ। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में अपनी वर्तमान स्थिति से आगे बढ़ने की कामना मौलिक रूप में निहित होती है। प्रत्येक वस्तु का वर्तमान रूप किसी पदार्थ से विकसित होता है और फिर वो रूप खुद उच्चतर विकास के लिए पदार्थ बन जाता है। इस तरह रूप पदार्थ पर विजय पाता चलता है और सृष्टि बढ़ती चली जाती है। परंतु ये वृद्धि अनियमित ढंग से नहीं होती। भीतर से ये एक निश्चित दिशा की ही ओर संचालित होती है। मुर्गी के अंडे में मुर्गी ही बनने की ही शक्ति होती है, कबूतर बनने की नहीं। अरस्तु ईश्वर को मानता है, परंतु उसका ईश्वर धर्मों और संप्रदायों वाला ईश्वर नहीं है। वो ईश्वर को पदार्थ का निर्माता नहीं मानता, उसे गति प्रदान करने वाला मानता है। पदार्थ को वो अनादि मानता है, परंतु गति को नहीं। गति के बिना पदार्थ की कोई उपयोगिता नहीं है। इसीलिए वो अनादि भी हो सकता है, परंतु गति आते ही पदार्थ बदलने और सृजन करने लगता है। इसीलिए गति अनादि नहीं हो सकती और उसका एक स्रोत भी होना आवश्यक है। अरस्तु के अनुसार यह स्रोत ही ईश्वर है, जो बनाता नहीं चलाता है। वो व्यक्ति नहीं, शक्ति है, क्रिया है। इसी तरह किसी भी प्राणी या व्यक्ति की चेतन शक्ति ही उसकी आत्मा है। ये उसकी सब क्रिया शक्तियों का योग है। पेड़ पौधों में उनकी पाचन तथा उत्पादन शक्ति उनकी आत्मा है। पशुओं में उनकी अनुभूति तथा उन्हें चलाने फिराने वाली शक्ति उसकी आत्मा है। मनुष्यों में विचार और तर्क की शक्ति उनकी आत्मा है। शरीर के बिना आत्मा ठहर नहीं सकती और शरीर नष्ट होने पर वो पूरी तरह नष्ट नहीं होती। उसका जो भाग स्मृति से संबंधित होता है वही नष्ट होता है, शेष जीवित रहता है और वही शुद्ध विचार का अंश होता है। अरस्तु नैतिकता तथा आचरण की समस्याओं पर भी विचार करता है, परंतु वैज्ञानिक होने के कारण उसके विचार हवाई नहीं हैं। वे सीधे साधे तथा प्राकृतिक आवश्यकताओं से संबद्ध हैं। वो अच्छाई को जीवन का उद्देश्य नहीं मानता, सुख को मानता है। वो सुख की व्याख्या करता है तथा उसे प्राप्त करने के उपाय बताता है।
वो कहता है कि मनुष्य जिस अर्थ में अन्य सांसारिक प्राणियों से भिन्न है, उस अर्थ को अधिकाधिक उपलब्ध करना और बढ़ाना ही उसे सुख दे सकता है। बुद्धि ही मनुष्य का वो विशिष्ट अर्थ है, अतः सफल बौद्धिकता ही उसका सर्वोत्तम सुख हो सकती है। अच्छाई भी सही निर्णय पर निर्भर करेगी, जिसमें आत्मनियंत्रण तथा सुरुचि का भी योग होना चाहिए। वैसे तो ये काफी अनुभव से ही आ सकता है, परंतु साधारणतया ये कहा जा सकता है कि मध्यम मार्ग सुख का मार्ग है। दोनों ओर की अति सदा दुख ही देती है। जैसे कायरता और उद्धता के बीच साहस, कंजूसी और अपव्यय के बीच उदारता, झगड़ालूपन और कायरता के बीच मित्रता आदि। अरस्तु के कथनानुसार दरिद्रता तथा ऐश्वर्य के मध्य सामान्य साधन संपत्ति प्राप्त करना मनुष्य के सुख के लिए पर्याप्त है। दरिद्रता उसे दयनीय बना देती है, ऐश्वर्य उसे घमंडी बना देता है, परंतु सामान्य साधन उसे चिंताहीन करके उसके सर्वांगीण विकास का मार्ग खोल देते हैं। जिन बाहरी वस्तुओं की सहायता से मनुष्य अपने सुख को बढ़ा सकता है, उनमें सर्वोच्च स्थान मित्रों का है। मित्र सुख को बढ़ाते तथा दुख को घटाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अच्छे मित्र अवश्य बनाने चाहिए, परंतु उसे ज्यादा मित्र इकट्ठे करने के फेर में भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत मित्रों का होना एक भी मित्र के न होने के बराबर ही है। अरस्तु कहता है कि पुरुष को अपने से 17 साल कम अवस्था वाली स्त्री से विवाह करना चाहिए, तभी उन दोनों की प्रजनन शक्ति का एक साथ क्षय संभव है, नहीं तो स्त्री जल्द बेकार हो जाएगी और इस अवस्था में पुरुष पथभ्रष्ट हो सकता है। स्त्री को अरस्तु पुरुष की दासी मानता है। वो कहता है कि अपूर्ण पुरुष ही स्त्री है, जो विकास के धरातल पर एक कदम पीछे रह गई है। अरस्तु स्त्री को मिट्टी मानता है, जिसे रूप देने का कार्य पुरुष को करना होता है। पुरुष सृष्टि का क्रियाशील तत्व है, स्त्री निष्क्रिय। पुरुष की वीरता स्त्री पर शासन करने में तथा स्त्री की वीरता पुरुष का अनुगमन तथा उसका आज्ञा पालन करने में है। इसी तरह अरस्तु लोकतंत्री भी नहीं है। वो कुछ चुने हुए व्यक्तियों को, जिनके पास फालतू समय हो, शासन का अधिकारी मानता है। वो कहता है कि सत्ता पर राजा का ही नियंत्रण होना चाहिए, जिससे राज्य और जनता में भेद की नौबत ना आए। राजकुमारी के पति और सिकंदर के गुरु से इसके अतिरिक्त और क्या आशा की जा सकती थी। लेकिन इसका एक कारण यह भी था कि एथेंस के लोकतंत्र ने विनाश और संहार ही दिया था, जबकि अरस्तु शांति और सुरक्षा की कामना करता था। उसने प्लेटो के आदर्श राज्य की कल्पना का विरोध किया। वो व्यक्ति को नितांत सामाजिक बना देने के पक्ष में नहीं था कि सभी बराबर वाले व्यक्ति उसके भाई बहन और बुजुर्ग माता पिता हों। इसे वो कोई भी भाई बहन या माता पिता न होने के बराबर मानता था। वो पारिवारिकता और संबंधी की महत्ता पर बल देता था। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ग्रीक मेधा की महात्रयी हैं। सुकरात के समय ग्रीक सभ्यता का जो सूर्य उदय हुआ, वो अरस्तु के साथ अस्त हो गया। आश्चर्यजनक समानता की बात यह है कि सुकरात की तरह अरस्तु को भी एथेंस वासियों ने प्राण दंड देने का निश्चय किया, परंतु अरस्तु उतना सज्जन नहीं था और उसने ये कहकर कि मैं एथेंस को चिंतन तथा दर्शन के प्रति दूसरी बार पाप करने का अवसर नहीं दूंगा, नगर छोड़ दिया। वैसे ये कायरता भी नहीं थी, क्योंकि एथेंस के कानून के अनुसार प्राण दंड प्राप्त कोई भी व्यक्ति नगर का त्याग करके अपनी प्राण रक्षा कर सकता था। लेकिन उसे तो सुकरात का ही भाग्य वदा था और कहते हैं कि कुछ ही मास बाद खुद अपने हाथों जहर पीकर उसने आत्महत्या कर ली। इस समय उसकी आयु 62 वर्ष की थी। तभी उसके शत्रु परंतु महान ग्रीक वक्ता
डेमेस्थनीज ने भी जहर पी लिया। साल भर पहले ही सिकंदर भी मर चुका था। इन तीनों की मृत्यु के साथ ग्रीक सभ्यता का दीपक सदा के लिए बुझ गया। धन्यवाद। आज जो समाज में स्थिति बनी है, आज ही क्या, हम आजकल के हैं इसलिए आजकल की बात करते हैं, हमारे पहले भी था, अवश्य था, आगे भी होगा। जो भी सामाजिक स्थिति बनी है, जो भी सामाजिक ताना बाना गढ़ा गया है, ये बड़े ही नियंत्रित करने वाले ढंग से गढ़ा गया है। जब आप इन दार्शनिकों को पढ़ते हैं तो लगता है कि जरूर जो भी हमें चलाते हैं, यानी कि ऊपर तो एक ईश्वर है ही, जो धरती पे कुछ ईश्वर हैं, आप में से जो भी इस विषय को जानते हैं, जो इस विश्व को संचालित करते हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं दार्शनिकों के कही गई कई बातों को आधार बनाकर इस समाज को संचालित कर रहे हैं, चला रहे हैं। गौर कीजिएगा, आपको बातें ज्यादा स्पष्ट समझ में आएंगी। चलिए, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।